Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक और क्वेश्चन पेपर के साथ बेटा जी आज मैं आ गई हूँ इस चैनल पे, जिसमें हम आज सॉल्व करने वाले हैं राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय का पेपर, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट का इवनिंग शिफ्ट का पेपर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें एमसीक्यूज को कवर करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में बताया गया था कि एक सीरीज चल रही है जिसमें हम एमसीक्यूज को कवर कराएंगे, ताकि बेटा जी हमारा जो टारगेट है 20 आफ्टर 20 लेने का एमसीक्यूज में, उसे हम कंप्लीट कर सकें। चलिए क्लास 10 स्टूडेंट सोशल साइंस के रेडी हो जाइए एमसीक्यू करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि उसकी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन भी साथ साथ लेंगे कि एनालाइज करेंगे कौन से क्वेश्चन में से किस तरह के हमारे पॉइंट्स को कवर किया गया है, साथ में चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक होंगे जिसमें से एमसीक्यूज बन के बार बार हमारे सामने आ रहे हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये वीडियोस बेटा जी आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेंगी, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, चलिए पहले आपका असर्शन रीजन है, यानी कि आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन। खाद्य पदार्थ दूर देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान का आधार बने। कारण, सिल्क मार्ग के माध्यम से विभिन्न धर्म दुनिया के अलग अलग देशों में फैले। बेटा आपका ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। हिस्ट्री का आपका भूमंडलीकरण वाले चैप्टर में से इस क्वेश्चन को दिया गया है, इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ में देख लेंगे। फूड आइटम्स बिकम द बेसिक ऑफ कल्चर एक्सचेंज बिटवीन डिस्टिंक्ट कंट्रीज। बिल्कुल बेटा, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है कि जो खाद्य पदार्थ थे, यानी फूड आइटम्स बिकम द बेसिक ऑफ कल्चर एक्सचेंज। सबसे पहले जब कल्चर का एक्सचेंज स्टार्ट हुआ तो पहले खाना पीने का एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था। आपके लिए बताया गया था चैप्टर में इस चीज को कि किस तरीके से आपकी जो नूडल्स हैं वो जगह जगह पहुंचे, उनका नाम अलग अलग रख दिया गया। ठीक है, उसी तरीके से आज जो हम प्याज, आलू, टमाटर ये सब्जियां खाते हैं, कैसे एक देश से दूसरे देश में पहुंची हैं। ठीक है, जिनका एक देश में ओरिजिन भी नहीं था, लोग अपने लिए क्या करते थे, जब दूसरे देशों में जाते थे तो कुछ चीजें अपने साथ लेके जाते थे खाने पीने के लिए, क्योंकि उस समय पे होटल्स वगैरह तो होते नहीं थे। जब खाने की चीजें अपने साथ लेकर आते थे तो वहीं पे कई बार छोड़ दी जाती थी या दूसरे लोगों को बताई जाती थी। इस तरीके से वो चीजें जिस देश में वो लोग गए थे वहीं पे उगनी शुरू हो गई। तो ये जो कथन है ये तो बिल्कुल ठीक हो गया कि जो भी दूसरे देशों में जाता था अपने साथ में कुछ चीजें लेकर जा रहा था, खाने पीने की चीजें लेके जा रहा था, और इसी तरीके से वो जो खाने की चीजें हैं वो संस्कृति का, कल्चर के एक्सचेंज का एक बेसिक कारण बन गई। Reason, various religions spread to different countries of the world through the Silk Road. बेटा धर्म जो था, अलग अलग तरह के धर्म, स्पेशली बुद्धिज्म, किसके सिल्क रूट के थ्रू पे एक देश से दूसरे देशों में पहुंचे। हमें पता है सिल्क रूट की स्थापना चाइना और यूरोप के बीच में ट्रेड के लिए की गई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें से सिल्क को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता था, यानी चाइना का जो सिल्क है वो वर्ल्ड में जाता था, और इसी वजह से इसका नाम सिल्क रूट रख दिया गया। हमें पता है कि सिल्क रूट एक्चुअल में कोई एक रूट ना होकर कई रूट थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये तो बताना है कि ठीक है सिल्क रूट के थ्रू पे रिलीजन तो पहुंचा, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन हमें पता है बेटा जी ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, यानी रीजन नहीं है। तो ये भी जब ठीक होता है और जब हमारा कथन भी सही होता है और जो कारण भी ठीक होता है, यानी जब हमारी स्टेटमेंट भी ठीक होती है और कॉज भी ठीक होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ए और बी में से देखते हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होता तो हम क्या करते हैं बेटा, बी वाला मोस्ट प्रोबेबली जो बी देते हैं, वैसे हमेशा नहीं लेकिन एक बार हमें ध्यान देना होता है, ए ठीक है, आर ठीक है, लेकिन ये इसका कॉज नहीं है, तो हम यहाँ पे बी टिक करेंगे। ठीक है बेटा, तो बी आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम यहाँ पर टिक कर देंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रख लें, लेकिन हमेशा ही बी नहीं लगा देना है, आपको पहले रीड कर लेना है ध्यान से कि ए में वो ऑप्शन है या बी में। कई बार पलट भी देते हैं, ठीक है, तो जल्दबाजी ना करके इस चीज को थोड़ा ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट, Which among the following statements is true about CDM movement? यानी हिंदी में जिसे बोलते हैं बेटा जी सविनय अवज्ञा आंदोलन, नाफरमानी आंदोलन, इसके दो नाम हैं। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM, नाफरमानी आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि बेटा जी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, और इसके दो पार्ट थे, CDM 1 एंड CDM 2। ठीक है, हमें पहली बात तो इस चीज का पता है कि गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि जब हमारी सारी मूवमेंट्स फेल हो जाएंगी या फिर जब ब्रिटिशर्स नहीं मानेंगे, जब हमारे सारे स्टेप जो भी स्टेप हम लेंगे वो ब्रिटिशर्स नहीं मानेंगे, तब हम क्या करेंगे, एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे जो कि CDM होगा, सिविल डिसोबीडियंस होगा।
इसका मीनिंग क्या था कि ब्रिटिशर्स जो भी कहेंगे हम वो नहीं मानेंगे। जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, असहयोग का क्या अर्थ था? असहयोग आंदोलन का अर्थ था कि ब्रिटिशर्स ने जो भी वस्तुएं बनाई हैं हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, नॉन कॉपरेट, कॉपरेशन नहीं करेंगे। जबकि सीडीएम मूवमेंट में क्या कहा गया था? कॉपरेट तो करेंगे ही नहीं, साथ में उनके द्वारा बनाए गए लॉज को भी तोड़ेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सीडीएम मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा पॉइंट यहां पर पूछा गया है। हमें ट्रू पूछ रखा है, यानी सीडीएम मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा पॉइंट सही है। पहला, पीपल वर नाउ आस्क्ड ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन विद इन द विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहला पॉइंट बेटा जी आपसे बोला गया है कि गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि कॉपरेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कह रहे हैं, ओनली की बात हो रही है कि सिर्फ कॉपरेशन करने के लिए मना किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें तो पता है गांधी जी ने ये भी कहा था आप कोई टैक्स नहीं पे करोगे, उनके रूल्स को तोड़ोगे। ठीक है, पीसेस रिफ्यूज टू पे रिव्यूज, बिल्कुल ठीक है बेटा जी, टैक्सेस मना कर दिए थे किन्होंने? किसानों ने, कि हम किसी प्रकार के कोई भी जो जमीनों पे लगने वाले टैक्स है हम उसको नहीं देंगे। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वैसे तो बेटा जी देखो, आपसे सिर्फ एक ट्रू पूछ रखा है, तो आप यहीं पे ट्रू करके टिक कर दोगे, बाकी आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप एक बार ये देख लेंगे कि कहीं आपको इससे बेस्ट ऑप्शन तो नहीं दे रखा, लेकिन अगर आपको जल्दी से ट्रू मिल गया है, इसका आंसर मिल गया, तो अब यहीं पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमें ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ऑप्शन ही गलत हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बेटा जी गांधी जी नहीं गए थे, इवन कांग्रेस ने मना कर दिया था पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गांधी जी एंडेड द सीडीएम मूवमेंट आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। नो बेटा, सीडीएम मूवमेंट तो एक साल बाद ही बंद कर दी गई थी, आजादी के बाद की तो बहुत देर बाद की बात है। ये तो 30s में चली थी और आजादी मिली हमें 47 में, है ना? तो हमारे ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, और इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बेटा, the printing press is the most powerful engine to progress and public opinion is the force that will sweep despotism away. Who said this? बेटा जी ये लाइन किसने कही थी? हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पहले स्टेटमेंट को देख लेंगे। एक मिनट, हाँ, किसने कहा था छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इसमें बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। निरंकुशवाद का मतलब क्या है? जो तानाशाही, जो राजतंत्र चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। ये बात स्टेटमेंट कही थी बेटा जी मर्सियर ने, लुई सेबेस्टियन मर्सियर, यानी कि इसने क्या कहा था कि कलम के बूते एक ऐसी आंधी आएगी जो कि तानाशाह को खत्म कर देगी, निरंकुशवाद को खत्म कर देगी। निरंकुशवाद, डिपोटिज्म किसे कहते हैं? निरंकुश, जिसकी शक्तियों पे कोई अंकुश ना हो उसको निरंकुश कहा जाता है, जिसकी शक्तियों पे कोई भी अंकुश मतलब रोक ना हो। ठीक है, डिपोटिज्म सिस्टम होता है बेटा ये वाला। तो मर्सियर ने कहा था। अब बेटा जी मर्सियर कौन था? एक्चुअल में बेटा जी मर्सियर जो था एक फ्रांस का नॉवेलिस्ट था, उपन्यासकार था। इसने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि प्रिंट की वजह से क्या हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा बुक पब्लिश होने लगी थी, लोगों के विचार क्या होने लगे थे? ओपन होने लगे थे, खुली सोच हो गई थी लोगों की। अब सस्ती दरों पे किताबें बिकने लगी थी, लोग जो है विचार पढ़ रहे थे। फॉर एग्जांपल रूसो के विचार, आपके क्या कहते हैं मोंटेस्क्यू के विचार, बेटा जी प्लेटो के विचार पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पे सबके पास में पहुंच रहे थे, आम जनता के नजरों में पहुंच रहे थे, और जिसमें अब जनता को पता चल गया था कि हमारे पास कुछ अधिकार हैं। अब वो अधिकारों की मांग अपनी सरकारों से करने लगे थे। और इसी के साथ में मर्सियर ने बेटा एक स्टेटमेंट बोली थी जो आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूं। हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे अब। ये बेटा जी आपके एनसीईआरटी की लाइन है, और ये किसने कही थी? मर्सियर ने कही थी। किसको लेकर कही थी बेटा जी? आपका ये प्रिंट को लेकर कही थी। यानी कि उन्होंने कहा था कि एक दिन अब ऐसा आएगा कि कलम के बूते पे निरंकुशवाद खत्म हो जाएगा। तो बेटा जी आप स्टेटमेंट भी प्रिंट एंड कल्चर से पढ़ेंगे, यानी स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आपके प्रिंट एंड कल्चर वाले चैप्टर से आएंगे। तो लिख लीजिए जहां पे भी आप नोट डाउन कर रहे हैं साथ साथ में कि प्रिंट एंड कल्चर चैप्टर से जितनी भी स्टेटमेंट्स बोली गई हैं वो सारी आपको लर्न करनी है कि कौन से स्टेटमेंट किसने बोली है। और यही चीज सेम आपको नेशनलिज्म इन यूरोप में से भी करनी है। ओके,
चलिए बेटा, होपफुली आप सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यहाँ पे मेरा टारगेट सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कराना नहीं है, क्योंकि वो तो आप कहीं से भी की लेके सॉल्व कर लोगे, लेकिन मेरा टारगेट है यहाँ पे आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देना और साथ में ये बताना कि आप देखिए बार बार जज करके कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, टॉपिक है जिसमें से बार बार एमसीक्यूज बन के आ रहे हैं। इसी के साथ में बेटा जी मैं आपको दोबारा से ये चीज बता रही हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के और भी पेपर्स अभी आएंगे। अभी हम RSKV का पेपर भी सॉल्व करेंगे और साथ में केंद्रीय विद्यालय का जो पूरे इंडिया के अलग अलग रीजन के केंद्रीय विद्यालय के पेपर्स हैं हम उसे भी सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि आप सबको समझ में आएगा और 100% आप सब 95 प्लस लाने का टारगेट रख के चलोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1804 के नेपोलियन नागरिक संहिता के संदर्भ में सत्य है? कौन सा कथन आपको याद है बेटा? नेपोलियन ने एक कोड जारी किए थे, कुछ बातें उसमें कही थी, ठीक है, 1804 में जारी किया था नेपोलियन ने। ये नेशनलिज्म इन यूरोप में से क्वेश्चन पूछा गया जब नेपोलियन ने फ्रांस पे कब्जा कर लिया था, ठीक है, तो उसने कुछ वहां पे चेंजेस किए थे, तो हमें वही बताना है कौन सी बात उसमें से सही है। इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को प्रदान किया, नो बेटा, बल्कि इसने बाय बर्थ प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया था। नेपोलियन ने बाय बर्थ प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया था। इसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, हाँ बेटा। यातायात संचार व्यवस्थाओं को सुधारा, यस, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो इसे। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम बेटा अच्छा किया, बिल्कुल। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, यस। इट प्रोवाइड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, नो बेटा, ये वाला हाँ हमने गलत किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताओगे ओनली 2 and 3 इज करेक्ट। ओ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो इसने बल्कि बाय बर्थ प्रिविलेजेस को खत्म किया था, तो ये वाला तो गलत हो गया। बच्चे क्या हमारे पास 2 और 3, ठीक है। हमें पता है ये वाला कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट भी किया था और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को भी इजी किया था। तो आपका जो ऑप्शन है 1 और 2 हो नहीं सकता, पहला वाला हो नहीं सकता, पहला और दूसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहला ही गलत है। तो बचा क्या हमारे पास? ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा? 2 and 3। तो बेटा आपका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 2 and 3 करेक्ट। ओके, तो यानी कि एक और पॉइंट निकल कर आ गया आपको। नेपोलियन के द्वारा जो नागरिक संहिता दिया गया है, यानी कि जो सिविल कोड है बेटा जी, वो आपको अच्छे से करना है, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। 1804 कि नेपोलियन ने उसमें कौन कौन से चेंजेस करे थे, ठीक है। ये आपका 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक बच्चे। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज कंसिडर्ड ऑफ हाई क्वालिटी? बेटा जी देखो, कोल के आपको मिनरल्स वाले चैप्टर में, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मिनरल्स वाले चैप्टर में से आपको एमसीक्यू करने हैं, उसमें से एक क्वेश्चन पूरे चांसेस हैं आने के एमसीक्यू वाला, ठीक है। तो मिनरल्स वाले चैप्टर में से आप क्या करोगे, कोल वाला टॉपिक अगर रीड करोगे तो आपको पता चलेगा 4 तरह के बेटा जी ये मेनली कोल है जो इंडिया में भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट, ओके, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होगा ये, क्योंकि बेटा जी कोल को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सबसे बेकार टाइप का बेटा जी पीट कोल होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर के कंटेंट काफी ज्यादा है। तो आप इस तरीके से इसको क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास इज रेसिडेंट ऑफ यूपी, यूपी का रहने वाला है बेटा जी विकास। हिज स्टेट इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ दैट खरीफ, ठीक है, इसके स्टेट में खरीफ क्रॉप होती है, चलो ठीक है, खरीफ हमें पता है कि जो मॉनसून के टाइम पे होगी, विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फूडर। तो खरीफ क्रॉप तो कई सारी हैं, लेकिन जहां पे ये रह रहा है ना, वहां पे कोई एक ऐसी फसल है जो फूड और फूडर यानी खाने के लिए भी, और बेटा जी आपके खाने के लिए भी यूज की जाएगी और आपके जानवरों के लिए भी यूज की जा सकती है, ठीक है। तो आप ये कौन सा वाला आंसर होएगा मुझे सब बताएंगे जरा। बाजरा, वीट, मेज एंड राइस, कौन सा होगा? पहली बात तो बेटा जी हम यहाँ पे याद रखेंगे कि दोनों के लिए यूज हो रहा है, फूड एंड फूडर। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे मेज यानी मक्का। क्या होगा? मेज यानी मक्का, ठीक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट साथ साथ में बेटा जी आप भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई हूँ, मुझे याद है कि आप भी हमारे साथ में ज्वाइन हैं। उपयोग खाद्यान्न तथा चारा दोनों के लिए उपयोग होगा, ठीक है ना बेटा, चारे के लिए भी और खाद्यान्न के लिए। तो आप टिक कर देंगे मक्का, आपका आंसर हो जाएगा मक्का, ओके। ये वाला बेटा ऐसे कंसीडर नहीं करना। चलो नेक्स्ट है बेटा हमारा, इन विच स्टेट इंडिया इज भैरव द डेकव सेंचुरी लोकेटेड, ओके बेटा जी ये सिंपल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। आपको
सॉरी, आपको सारी चीजें याद करनी है। चैप्टर नंबर 2 के ज्योग्राफी के चैप्टर है आपका, जिसमें वाइल्ड लाइफ के बारे में बता रखा है। इसमें आपको बर्ड सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपका मैप में भी पूछा जा सकता है और आपका क्वेश्चन मैप आपका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, इसका सिंपल आंसर है राजस्थान। इसका राजस्थान टिक कर देंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, असर्शन और रीजन से, जो कि आपका जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक है, जल जीवन मिशन। बेटा उस वाले टॉपिक में से ये वाला टॉपिक दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी। ठीक है, हाँ, एक और वीडियो बेटा इसके साथ मैं बता देती हूँ, उन टॉपिक्स की मैं कराऊंगी जो टॉपिक आपके न्यू ऐड हुए हैं। सोशल साइंस के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो न्यू ऐड हुए हैं या अमेंड हुए हैं, जिनमें थोड़ी चेंजेस किए गए हैं, तो उनके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, ताकि आप सब अपडेट होके कर सके कि कौन कौन से टॉपिक नए ऐड हुए हैं या कौन से चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो जल जीवन मिशन बेटा इसी में से एक है आपका, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और मैं साथ में आपको इसके लिए एक लिंक भी शेयर कर देंगे, जिसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी पर जल की मात्रा को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। बेटा ये स्टेटमेंट ठीक है, जो स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कि जो मात्रा हमारे जल की बनी हुई है बेटा जी वो बनी रहेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतनी ही बारिश हो रही है। इस तरीके से जो मात्रा है वो बनी हुई है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्ध कराना है। बेटा जी यही कहा गया है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जल जीवन मिशन में इस बात को कहा गया था कि हर व्यक्ति को हर घर में 55 लीटर जल उपलब्ध कराया जाएगा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, जिसमें आपका नहाना, खाना, पीना, ये सारी चीजों को शामिल किया गया। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है बेटा, लेकिन ये एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। फिर वही वाली चीज है कि असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, बट उसका ये रीजन नहीं है। आपस में दोनों रिलेटेड तो हैं, बट ये इसका रीजन नहीं है। इसको हर घर जल के नाम से भी बेटा आप याद रखोगे, हर घर जल, हर घर जल। ठीक है, ये स्कीम बेटा जी आपका 2019 की है, वाटर टू एवरी हाउस होल्ड 2019। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बच्चे, लोकतंत्र में राजनीतिक या सामाजिक असमानताओं का अध्ययन दर्शाता है कि। बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का क्वेश्चन है बेटा आपका। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी साथ में देख लेंगे बेटा। हाँ, मैं आपको भी नहीं भूलूं, कभी आप ये सोचे कि मैम अब हमें भूल गई हैं, नहीं बेटा, सबको सबका याद है। साथ साथ में ट्राई कर रही हूं कि दोनों ही स्टूडेंट्स अच्छे से करते रहे हमारे दोनों मीडियम के। ओके, एक मिनट। स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी। बेटा देखो, हमें पता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हमने क्या करा था, इवोल्यूशन करा था इस चीज का कि डेमोक्रेसी कौन कौन से टॉपिक्स में अच्छी है और कौन कौन से टॉपिक्स में इसकी लिमिटेशन नजर आई। बट हमने लास्ट में कुछ कंक्लूजन निकाले थे कि नहीं, हमारी डेमोक्रेसी अच्छी है। हमने जो इवोल्यूशन किया था वो इकोनॉमिक बेसिस पर, सोशल बेसिस पे किया था। ठीक है, तो उसी से रिलेट होकर आपको एक एमसीक्यू पूछा गया है कि अगर हम डेमोक्रेसी को जज कर रहे हैं पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटीज के बेसिस पे, तो कौन सी बात हमें समझ आएगी कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट कैन गो टुगेदर। ठीक है, कंप्लीट इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टैब्लिश इन डेमोक्रेसी, देयर इज नो इक्वालिटी इन डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप इज अ बेटर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देन डेमोक्रेसी। अब देखिए, पहला पॉइंट बेटा इसका कह रहा है कि लोकतंत्र और जो विकास है दोनों साथ साथ चलते हैं। तो आप सबको भी पता है बेटा, यही चीज हमने चैप्टर में पढ़ी है बिल्कुल, कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट साथ साथ चलेगी। जिन देशों में डेमोक्रेसी है सही मायने में, उन्हें ही हम डेवलप कहेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि जो अपने नागरिकों को राइट्स दे, इक्वलिटी दे, फ्रीडम, तरह तरह के जितने भी राइट्स उन्हें नीड है जीवन जीने के लिए जरूरी है वो सब दे, क्योंकि सिर्फ पैसे के होने से कोई भी देश डेवलप्ड नहीं हो जाएगा। ओके, तो पहले में ही हमें अपना आंसर मिल जाएगा, क्योंकि बाकी अगर आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यही वाला सबसे करेक्ट होगा। बट ये हमें कैसे पता लगेगा कि सबसे करेक्ट ऑप्शन ये है, तो उसके लिए आप जल्दी से बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख के चलोगे। कंप्लीट इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टैब्लिश इन डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है नहीं बेटा, हमें पता है इस चीज की कमी है, कंप्लीट इकोनॉमिक इक्वालिटी तो नहीं हो पाती है। देयर इज नो इनइक्वालिटी इन डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप जो तानाशाही कंट्रीज होती है उनमें कोई इनइक्वालिटी नहीं होती बेटा, ये तो हमें पता है कि उसमें इनइक्वालिटी होती है, असमानता होती है, जो तानाशाही कंट्रीज होती है, निरंकुश।
डिक्टेटरशिप इज अ बेटर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देन डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप इज बेटर, नो, डिक्टेटरशिप कैसे बेटर हो जाएगी? बेटर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डेमोक्रेसी नहीं बेटा, डिक्टेटरशिप तो अच्छी है ही नहीं ना। तो सबसे फेवरेबल आंसर जा रहा है आपका ए। ठीक है, ओके बेटा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे आपके, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर आपका ये जो हमने 8 करा, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं, आप सब प्रिपेयर करके जाएंगे। नेक्स्ट, Which of the following country officially followed the policy of majoritarism in 1950s? ये तो बेटा बहुत सिंपल है, हम सबको पता है कि किसने बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई थी। कौन सा देश था जिसने बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई थी? श्रीलंका। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में कोई ज्यादा वो नहीं करना, हमें डिस्कशन नहीं करना, हमें इसका सिंपल आंसर याद है कि बहुसंख्यकवाद किया था श्रीलंका ने और सत्ता की अच्छे से साझेदारी की थी किसने? बेल्जियम ने। तो बहुसंख्यकवाद किसने किया? श्रीलंका ने। चलिए नहीं, और जैसा कि मैं हमेशा कह रही हूं बेटा आपको कि पावर शेयरिंग चैप्टर से आपको 1 मार्क क्वेश्चन भी रेडी करने हैं। ठीक है, हालांकि आप चैप्टर रीड करोगे तो उसके साथ ही एमसीक्यू आपका इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे आपका, हाँ, इक्वलाइजेशन रीजन हमारे सामने आ रहा है। भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, यानी कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, हमें अच्छे से पता है। यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। कारण, भारत के संविधान में शक्तियों का बंटवारा, बिल्कुल सही है। भारत एक फेडरल कंट्री है, कैसे? कारण क्या है? क्योंकि भारत में क्या किया गया? डिवीजन ऑफ पावर की गई है। तो बेटा जी इसमें भी हमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि डिवीजन ऑफ पावर है, इसलिए इंडिया क्या है? फेडरल कंट्री है। तो इसमें पहले रीड करेंगे, both assertion and reason are true, R is a correct explanation of A. yes बेटा, आपका ये वाला A ऑप्शन टिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, which among the following languages not included in the 8th schedule of the Indian Constitution? ये भी आपका फेडरलिज्म चैप्टर का ही है बेटा, पॉलिटिकल साइंस का हमारा सेकेंड चैप्टर। ओके, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, यहां पे नोट लिखा हुआ है तो जल्दबाजी में गलती मत कर देना। हमें पता है कि हमारे संविधान के 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको मान्यता दी गई है, राइट? तो उसमें से बेटा जी तमिल भी है, तेलुगु भी है, हिंदी भी है, बस कौन सी नहीं है? इनमें से जर्मन नहीं है। ठीक है, हमें पता है इसमें डोगरी भी है। ठीक है, हमें पता है इसमें और कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, अगर आपको सबको याद हो तो कोई मुझे बताएगा। आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में और लैंग्वेजेस भी बता सकते हैं बेटा जी। में आपकी असमी, बोडो, डोगरी, ये वाली लैंग्वेजेस भी है। ठीक है, टोटल 22 है, आप एक बार उसे रीड कर लोगे। Which among the following is not a function of political party? यानी इनमें से कौन सा राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है? ये आपका पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको बेटा 5 मार्क्स में भी रेडी करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ जाता है कि राजनीतिक दलों के कार्य बताइए, तो आप इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लेंगे। 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज के क्या कार्य है। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है 13, ये पूछा जा रहा है कि इनमें से राजनीतिक दल का कौन सा कार्य नहीं है। हमें पता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो ओपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। ठीक है, विपक्ष की भूमिका निभाती हैं, जनमत का निर्माण करती हैं, जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, कानून का निर्माण करती हैं, पार्लियामेंट में बैठकर सारे मिलकर क्या करते हैं? लॉ मेकिंग का काम करते हैं ना। उसके बाद संविधान की व्याख्या करना नहीं बेटा, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यानी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने का काम कौन नहीं करता? पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करते हैं। हमें पता है संविधान को एक्सप्लेन करने का काम जुडिशरी का है, न्यायपालिका का है, राइट? नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है बेटा, ठीक पूछा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कौन सा पॉइंट इसमें से सही है? ये धर्म के आधार पे भेदभाव की मनाही ही करता है, मतलब मना करता है। यस बेटा, बिल्कुल ठीक है। हमारा इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो सेकुलर कंट्री में हमें पता है धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, ये एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है? नो, हमारे देश में कोई भी नेशनल धर्म नहीं है, कोई भी देश का राष्ट्रीय धर्म का ऐलान नहीं है। सभी धर्मों को यहाँ पर एक साथ रहने की, इक्वलिटी के साथ रहने की इजाजत है। ये लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है? नो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? नो। ये धर्म के आधार पर मत के मूल्यों को निर्धारित करता है? यस बेटा जी। ओके, सॉरी।
हाँ, ये धर्म के आधार पर मत के मूल्यों पर निर्धारित करता है। नो बेटा, यानी कि धर्म के आधार पर हमारे यहाँ पे वोटिंग थोड़ी ना होती है। तो इसी तरीके से अब हमारा जो आंसर रहेगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेटा एक बार स्क्रीन ओपन कर देती हूँ। हाँ, इट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ठीक है। डिक्लेयर्स अ रीजन एज अ स्टेट रीजन, नो। इट प्रमोट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नो। इट डिटरमाइंस द वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, नो। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। यानी हमारे देश में, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया हुआ। होप सो अब सब बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है असर्शन रीजन की। बेटा मार्क्स नहीं बस कट करवाने हैं, टारगेट बना के चलो कि कुछ भी हो जाए बस मार्क्स नहीं कट होने चाहिए, एक भी नंबर कम नहीं करना है। यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए हमें 20 आफ्टर 20 का टारगेट को अचीव करना है बस। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया सरल हो गई है। हमने लास्ट वीडियो में भी ग्लोबलाइजेशन टॉपिक पर किए थे 2 टॉपिक। ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर में से हमने टेक्नोलॉजी का टॉपिक किया था बेटा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जितने भी मैं पेपर्स देख रही हूँ इस टाइम पे, उसमें से टेक्नोलॉजी को लेकर एमसीक्यू जरूर पूछा गया, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो आप इसका एमसीक्यू इजिली कर लोगे। प्रौद्योगिकी के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया इजी हुई है बेटा, टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को इजी किया है, यस। वैश्वीकरण ने उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को कम कर दिया है, जो कंपटीशन उसको कम कर दिया है, नो। हमें पता है, बल्कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ा है, बाहर वाली कंपनीज हमारे देश में आई हैं, कंपटीशन बढ़ा है, हमारे देश की कंपनीज दूसरे देशों में गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो ए पॉइंट है वो तो ठीक है, बट आर क्या है, रॉन्ग है। तो हमें पता है बेटा जी, यहां पे ना जाकर हम अब अगर देखें, हमारा जैसे हमें पता है कि हमें सीओडी में से देखना है, मैंने आपको बता रखा है ज्यादातर ये होता है, हमेशा नहीं ज्यादातर। अगर दोनों में से एक भी गलत है तो आप यहां आ जाइए, ए करेक्ट है हमारा, ठीक है, और आर हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ठीक है बेटा, इजी। चलिए आगे, fill in the blanks with appropriate option. In India dash has the right to issue currency notes on behalf of the central government। हमने लास्ट ही वीडियो में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था और मैंने आपको कहा था और भी इस जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आरबीआई, हमें इसका सिंपल आंसर पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया है कि वो क्या करेंगे, करेंसी नोट्स को जारी करेंगे। नेक्स्ट बेटा, मिसेस मोनिका इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमने किया, संगठित और असंगठित क्षेत्र का। संगठित क्षेत्र में कार्यरत है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्पेशलिटी ऑफ हर सेक्टर, ठीक है। हमें इसकी विशेषता बतानी है बेटा जी कि इसमें से कौन सी विशेषता होगी उसके क्षेत्र की। काम के अनियमित घंटे, मतलब काम के घंटे डिसाइड ही नहीं है, नो। हमें पता संगठित में तो डिसाइडेड होते हैं। सवेतन अवकाश, ठीक है, मतलब आपको छुट्टी के लिए पैसे मिलेंगे। असुरक्षित रोजगार, इनसिक्योर होती है जॉब, नो। कम वेतन, नो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। इसके लिए मैंने सबसे अच्छा तरीका आपको ये बताया है, आप बस ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में पढ़ के चले जाइए बेटा जी, कि ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित और असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। पढ़ के चले जाइए आप ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के बारे में कि इन दोनों की विशेषता क्या है, पूरे पेपर में से पक्का आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, ओके, बस हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए बेटा। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में साग के लिए अधिकतर जनता किस प्रकार आश्रित है। यानी बेटा जी हमें पता है जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो गांव वाले लोग होते हैं, वो अपने क्रेडिट के लिए, लोन के लिए ज्यादातर कहां पे जाते हैं, बिना ऑप्शन पढ़े हमें इसका आंसर बताया बेटा, साहूकार, मनी लेंडर्स के पास। सिंपल है, ये वाला मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में से ये वाला टॉपिक हमें बहुत अच्छे से पता है कि पूछा जाता है कि शहर वाले लोग बैंक्स में लेते हैं, और जबकि हमें पता है ग्रामीण लोग ज्यादातर कहां से लेंगे, साहूकारों से। इसमें से बेटा जी गलत मैच बताना है, फिर दोबारा से ध्यान देना, गलत, ठीक है, मिस मैच है, इनकरेक्ट मैच बताना है। आप ना हमेशा इस चीज पे बहुत फोकस करा करिए कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। चलिए, प्राइमरी सेक्टर में डेयरी आएगा, प्राइमरी सेक्टर में बैंकिंग आएगा, प्राइमरी सेक्टर में फिशिंग आएगा, या प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आएगा। तो इनकरेक्ट बताना है। हमें पता है प्राइमरी सेक्टर में बैंकिंग नहीं आएगा,
क्योंकि बैंकिंग किस में आता है, टर्शरी सेक्टर में, तृतीयक क्षेत्र में, क्योंकि बैंक तो एक सेवा है। बैंकिंग क्या होती है, बैंक हमें क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, और सेवा क्षेत्र कौन सा होता है, तृतीयक वाला होता है। प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में हम डायरेक्टली नेचर की चीजों को लेते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी डेवलपमेंटल गोल्स फॉर लैंडलेस रूरल लेबरर्स। बेटा इसका भी मोस्टली एमसीक्यू हम देख लेते हैं, ठीक है। कई बार मैचिंग फॉर्म में आ जाता है कि जो गांव में रहने वाला एक ऐसा मजदूर है जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, तो उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा। ईगो का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है आपका ये। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, बिल्कुल बेटा वो तो चाहेगा ना ज्यादा दिन काम मिल जाए और वेजेस भी ज्यादा मिले, मतलब उसको मेहनत आना, उसकी कमाई भी ज्यादा हो। लोकल स्कूल दैट इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजने के बारे में सोचेगा, वो सोचेगा गांव के स्कूल में ही मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए। हायर इंपोर्ट टैक्स, बेटा उसको कोई मतलब नहीं है इस चीज से, तो 1 और 2 हमारा ऑप्शन है ये सी। सिंपल में हमारा क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी 1 और 2। ओके बेटा, हिंदी मीडियम भी देख लेंगे, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी वाला टिक हो जाएगा, और बेटा जी स्कूल, लोकल स्कूल में भेजना, तो यानी आपका ऑप्शन सी, ठीक है बेटा जी। चलो होपफुली बेटा जी आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, और ये जो सीरीज चल रही है हमारे एमसीक्यू की एकदम आपकी कवर हो जाए। जितने ज्यादा हो सकेंगे बेटा उतने एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, और इसके लिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मैं गवर्नमेंट पेपर्स को ही करा रही हूँ ताकि हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके। हम बोर्ड के पेपर में बिल्कुल ना सोचे बैठकर कि अरे ये 20 में से कोई भी एमसीक्यू मेरा गलत हो सकता है, 1 या 2, नहीं, हमें लगे ही ना, जब पेपर में आप सब बैठे तो लगे हाँ ठीक है मेरा 20 में से 20 एमसीक्यू पक्के हैं एकदम। फिर उसके बाद में बेटा केस स्टडीज की सीरीज स्टार्ट करेंगे, और आपके एक सीरीज और स्टार्ट होगी जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए ताकि हमें अपना जो टारगेट है हम अचीव कर सके। थैंक यू सो मच। Follow and subscribe us for more.